ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों स्टार्ट करते हैं और सिंस एक रिक्वेस्ट की गई थी भाई कि एक छोटी सी वर्कशॉप कंडक्ट कर ली जाए फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग को एग्जामिनेशन टेक्निक से थोड़ा सा अलर्ट किया जाए। अब देखिए, एक बात आप लोग को याद रखनी है, यहाँ पे आज हम लोग सबसे लेटेस्ट पेपर जो है हमारे पास कैम्ब्रिज का, वो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग के माइंड में होगा सबसे लेटेस्ट पेपर कौन सा है? अक्टूबर नवंबर 2023। लेकिन बच्चों, अक्टूबर नवंबर 2023 इज नॉट द लेटेस्ट पेपर। सबसे लेटेस्ट पेपर हमारे पास होता है फेब और मार्च का पेपर होता है हमारे पास, एंड दैट इज नॉट ओ लेवल्स लेकिन आईजीसीएससी का पेपर होता है। दोनों के जो सिलेबस है हमारे पास, दे आर ऑलमोस्ट सेम। मतलब ऑलमोस्ट क्या मतलब 100% सेम। तो अगर आप आईजीसीएससी का पेपर देख लें या आप लोग ओ लेवल्स का पेपर देख लें, तो 100% आपके पास दोनों सिलेबस क्या है, आपके पास सेम है। तो आज हम लोग एक पूरा 2 आवर्स के अंदर, मैंने यही सोचा कि मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये है कि मैं आप लोग को एक पूरा P1 सॉल्व करवाऊं आज की क्लास के अंदर। जब ऑफ कोर्स मैं आप लोग को P1 सॉल्व करवा रहा हूँ, तो फिर मैं आप लोग को सारी टेक्निक्स भी बताऊंगा कि P1 सॉल्व करने में आप लोग को आंसरिंग किस तरह करनी है, किस तरह का आप लोग को स्ट्रक्चर आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब एक बड़ी रिसेंट सी बात है कि अब आपका एग्जामिनर एक नई एक्टिविटी कर रहा है फ्रॉम 2023। अक्टूबर नवंबर में भी करी, मई जून में भी करी उसने ये एक्टिविटी, और फेब और मार्च वाले एग्जाम के अंदर भी उसने ये एक्टिविटी करी। एंड दैट एक्टिविटी बच्चों इज द डायग्राम्स। अब वो डायग्राम देने लग गया आप लोग को। तो डायग्राम वाला अगर पेपर में क्वेश्चन आते तो उसको किस तरह टैकल करना है, ये भी हम बात करेंगे। अच्छा, आपका एग्जामिनर बच्चों एक और एक्टिविटी अब कर रहा है यहाँ पे, एंड दैट एक्टिविटी इज, वो थ्योरी को ना, मतलब 2024 के अंदर फेब और मार्च के पेपर के अंदर उसने थ्योरी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर ली। पहले करता था वो इन्वॉल्व, लेकिन बच्चों आपके पास इतनी ज्यादा थ्योरी वो इन्वॉल्व नहीं करता। लेकिन अब आपका एग्जामिनर बहुत ज्यादा थ्योरी के ऊपर भी क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं जरा यहाँ पे, एंड वी विल बी सॉल्विंग दिस होल पेपर ओवर हियर। आज जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए, जरा मुझे मैथ चैट के ऊपर अपडेट कर देगा कि माय वॉइस इज क्लियर, ऑल गुड, सो दैट वी कैन मूव ऑन। ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल आ रहा होता है बच्चों आप लोगों का, सर पेंसिल से बना लें, पेंसिल से सुडो कोड कर लें, पेंसिल से ये कर लें, पेंसिल से वो कर लें। तो बच्चों यस, यू कैन यूज अ पेंसिल, लेकिन बच्चों कोई डायग्राम वगैरह अगर आप लोग को बनानी है तो यू कैन गो विद द पेंसिल, लेकिन एच बी, उस पेंसिल के ऊपर एच बी जरूर लिखा हुआ, ये मेक श्योर कर लेगा। और अगर उस पेंसिल के ऊपर एच बी का जो मॉडल है वो 2.5 है, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर ये 2.5 का, ये कार्बन का नंबर होता है आपके पास। तो ये कार्बन का नंबर बच्चों क्या करता है, 6 मंथ तक ये विजिबल रहता है। तो अगर आपके पास 6 महीने आपका जो पेपर का स्कैनिंग टाइम होता है वो 3 मंथ्स होता है। 3 महीने के अंदर आफ्टर योर एग्जाम आपका पेपर स्कैन हो जाता है। तो उस ड्यूरेशन के अंदर बच्चों क्या होगा आपके पास, अगर आप लोग एच बी 2.5 वाली पेंसिल से करते हैं तो वो आपका विजिबिलिटी आपकी इमेज की रहेगी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग को पता होने चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, पहला सवाल है बच्चों हमारे पास, वो बोल रहे one box to show the reason why computers uses binary to represent data. Computer only allows zeros and ones and zeros to be entered. No, does not make any kind of, मतलब कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 अलाउ करता है, एंटर करना नहीं। हम तो हर तरह का डेटा एंटर कर देते हैं। कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ स्विचेस एंड गेट्स दैट कैन ओनली बी ऑन एंड ऑफ। सो दिस साउंड्स गुड बच्चों हमारे पास। ये वाली स्टेटमेंट मुझे सही लग रही है। अभी आगे भी पढ़ लेते हैं। बाइनरी डज नॉट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ डाटा टू बी डिस्प्लेड। नहीं, आपको अदर फॉर्म में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करना होता है। बोथ कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस कैन क्विकली प्रोसेस बाइनरी डाटा। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, गलत है। बिकॉज कंप्यूटर तो बिल्कुल जल्दी प्रोसेस कर लेता है, लेकिन आपके पास आपके जो सिस्टम ह्यूमंस होते हैं उसके लिए ज्यादा बेहतर लैंग्वेज कौन सी होती है, हेक्साडेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास बी ऑप्शन हमारे पास सबसे परफेक्ट लग रहा है यहाँ पे। सो बी इज द राइट आंसर दैट वी हैव। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बच्चों एक बड़ा अच्छा सवाल आ गया। आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एग्जामिनर ने नंबर सिर्फ एक दिए। एटलीस्ट उसको इस पार्ट के ऊपर 2 नंबर अवार्ड करने चाहिए थे। सवाल क्या है, वो बोल रहे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आप लोगों को पता है भाई क्या होता है एस की कोड्स। बोल रहे एन की वैल्यू है 78, बोल रहे क्यू की वैल्यू बता दो।
तो बच्चों एन क्या चीज 85 कौन बता रहे भाई? नहीं सही बता रहे, कौन बता रहे? मैं उसको फिर बाद में उसको थोड़ा सा उसकी तारीफ करूं ना। तो एन बच्चों अगर मेरे पास 78 है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन के बाद क्या आता है? एन ओ पी क्यू। तो बच्चों ओ क्या होगा? 79, पी क्या होगा? 80, क्यू क्या होगा हमारे पास? 81। बिकॉज दीज नंबर्स आर असाइंड, आपके पास इन नंबर्स को असाइन किया जाता है किसके अंदर? एक सीक्वेंस के अंदर असाइन किया जाता है। तो ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक और क्वेश्चन देता हूं कि 3 की वैल्यू है मेरे पास 31, क्या आप लोग मुझे 7 की वैल्यू बता सकते हैं क्या होगी? अगर 3 मेरे पास बच्चों 31 है तो 4 क्या होगा? 32, 5 क्या होगा? 33, 6 क्या होगा? 34 एंड 7 क्या होगा मेरे पास? 35। तो ये हमेशा एस्की कोड्स जो है वो क्या किए जाते हैं? एक सीक्वेंस के अंदर आप लोग को असाइन किए जाते हैं। आप लोगों ने पीछे बैठे में वर्कशीट ले लिए, तो ये पेपर्स ले लें। तो दिस विल बी बच्चों हमारे पास 81। लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहां पे। गिव द बाइनरी वैल्यू फॉर द एस्की कोड। आपको एन का क्या करना है? यहां पे बाइनरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एवरीवन आई थिंक कैन डू दिस। सो 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। अच्छा, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, देखिए आप लोग ये बाइनरी वैल्यू मुझे पता है विदाउट वर्किंग स्पेस भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे पता है। आप लोग सिंपली क्या करेंगे, जल्दी जल्दी नंबरिंग करेंगे, आपके माइंड में इतना ज्यादा आप लोग कर रहे होते हैं। लेकिन वर्किंग बच्चों दिखा दिया करें। वर्किंग करने का मेन एम क्या होता है हमारे पास? अगर और ऑफ अ सर्टेन, शायद अगर आपने गलती से भी कोई वैल्यू गलत लिख दी, आंसर आपका गलत आ गया, लेकिन आपने वर्किंग करी हुई है, तो वर्किंग के मार्क्स आपका एग्जामिनर आप लोग को अवॉर्ड करेगा। ठीक है, रिमेंबर दैट। तो वर्किंग हमेशा शो किया करें। सो दिस विल बिकम बच्चों 78 बनाने, 64 प्लस 16 तो नहीं करूंगा, 64 प्लस 8 72, 72 प्लस 4 76, 76 प्लस 2 78, remaining bits set to 0. So this is the binary बच्चों for the binary value, sorry, the binary value for n 0 1 0 0 1 1 1 0। अगले पार्ट में बोल रहा है बच्चों एक्सप्लेन हाउ द वर्ड, आपके पास एक वर्ड दिया उसने एंड दैट वर्ड इज रेड इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ कैरेक्टर सेट। कोई बच्चा इस सवाल का अगर जवाब देना चाहे, मतलब मैं आप लोग का थोड़ा सा माइंडसेट देखना चाह रहा हूं कि कितने बच्चों का कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर है, कितने बच्चों का इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। एनीवन, कोई भी अगर आपके मतलब इसका आंसर अगर आपके माइंड में आ रहा हो, एक बच्चा दे दे प्लीज जी। एनीवन, कोई भी नहीं, ब्लैक कैप। वो बोला वर्ड रेड है, ये कंप्यूटर में कैसे स्टोर किया जाएगा? द वर्ड, हाउ द वर्ड इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ कैरेक्टर सेट। फातिमा नहीं, आप नहीं, नहीं आप भी नहीं, मैं बाकी बच्चों से पूछना चाह रहा हूं जरा, मतलब कुछ तो होगा माइंड में। जी जी बता दें। नहीं, देखो बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका भी। फातिमा आप बता दें जरा, आपका मैं आंसर देखो, ऑनलाइन जो बैठे हैं भाई आप लोग भी जरा बताएं मुझे। ठीक है, साउंड्स गुड। तो बच्चों इसको मैं थोड़ा सा और आप लोग के लिए इजी वर्ड में एक्सप्लेन कर देता हूं। कंप्यूटर के अंदर हर कैरेक्टर के लिए आपको पता है, एस्की कोड्स के अंदर हर कैरेक्टर के लिए क्या होता है? यूनिक कोड होता है। तो अ यूनिक कोड विल बी असाइन टू ईच कैरेक्टर। और बच्चों आर को एक यूनिक कोड असाइन होगा, ई को एक यूनिक कोड असाइन होगा, डी को एक यूनिक कोड असाइन होगा, एंड दैट कोड विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी एंड प्रोसेस बाय द कंप्यूटर। ठीक है, सिंपल सा हमारे पास ये प्रोसेस है। तो हमने यही चीज बच्चों यहां पे एक्सप्लेन कर दी। ईच कैरेक्टर each character is assigned a unique value.
कोड फॉर ईच कैरेक्टर इज स्टोर्ड। एग्जाम्पल बच्चों आप लोग को बता दी गई, लाइक आर, ई एंड डी in sequence and converted into बाइनरी। तो आपके पास बच्चों उस करेक्टर को, उस कोड को कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसके अंदर बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। सिंपल वर्ड्स के अंदर हर करेक्टर का एक यूनिक कोड होता है, उसको आप सीक्वेंस के अंदर रखेंगे। दैट सीक्वेंस बच्चों विल बी RED, और बच्चों फिर आप लोग क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू बाइनरी। फॉर एग्जाम्पल वर्कशीट दे देना बेटा आगे से। ओके जी। अच्छा, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, पेपर में एक और सवाल भी बच्चों आ सकता है, ये भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। करेक्टर सेट क्या होता है? तो करेक्टर सेट इज अ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। एग्जाम्पल, कैपिटल ए से कैपिटल जी, ये एक करेक्टर सेट है। एक और करेक्टर क्या हो सकता है, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी। एक और करेक्टर सेट क्या हो सकता है, 0 से लेके 9। एक और करेक्टर क्या सेट क्या हो सकता है आपके पास, अ ग्रुप ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टर सेट है आपके पास, कि आपके पास एक कैपिटल लेटर का कैरेक्टर सेट हो सकता है, एक डिजिट का कैरेक्टर सेट हो सकता है, एक लोअर केस का कैरेक्टर सेट हो सकता है, और आपके पास ये मल्टीप्लाई स्पेशल कैरेक्टर्स का भी क्या हो सकता है, कैरेक्टर सेट हो सकता है। ऑनलाइन भाई हमें मनाहिल ने बड़ा अच्छा आंसर करा है, वही पूरी इन्होंने किया कि कैरेक्टर सेट हैज फिक्स्ड बाइनरी वैल्यूज फॉर ईच लेटर एंड द corresponding values are used to store the word in a sequence। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बच्चों आगे बोल रहे एक्सप्लेन व्हाई रिकॉर्डिंग साउंड विद अ हायर सैंपलिंग रेजोल्यूशन क्रिएट्स मोर एक्यूरेट रिकॉर्डिंग। तो बच्चों अगर मैं सैंपलिंग रेजोल्यूशन को हायर करता हूं, सबसे पहले आप लोग को अगर देखिए, अब इस तरह के थ्योरी वाले क्वेश्चन जर्नली हमारे पास एग्जाम में इतने ज्यादा थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं आते थे। अगर आप प्रीवियस पास पेपर्स ऑब्जर्व करें, तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं अक्टूबर नवंबर से 2023, मैं इसको कंपेयर करता हूं मई जून 2023, तो 24 के अंदर एग्जामिनर थ्योरी थोड़ी ज्यादा दे रहे, और ये थ्योरी ट्रिकी थ्योरी है। इसके बच्चों अगर आप लोग करेक्ट आंसर लिखेंगे तो यू विल बी गेटिंग मार्क्स, मतलब एक करेक्ट वोकैबुलरी लिखेंगे तो यू विल बी गेटिंग मार्क्स, वरना आप लोग को मार्क्स यहां पे अवॉर्ड नहीं करेगा। तो सबसे पहले मुझे बताएं हायर सैंपलिंग रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोर सैंपल्स पर सेकेंड, मोर बिट्स पर आपके पास सैंपल, तो ये इसका मतलब है। ये हायर का वर्ड यूज कर रहे हैं। शयान बेटा आपसे वो सिर्फ सैंपलिंग रेजोल्यूशन नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहे हैं कि हायर सैंपलिंग रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वोकैबुलरी के ऊपर बच्चों थोड़ा फोकस किया करें। तो मैंने यहां पे बता दिया मोर बिट्स पर सैंपल are used louder and lower frequencies। बेटा आगे आ जाएगा, वर्कशीट भी ले लेगा। louder and lower frequencies can be recorded signal is more clear and closer to original
साउंड सिग्नल। अच्छा देखिए, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आपके पास मई जून में भी डायग्राम दिए एग्जामिनर ने, अक्टूबर नवंबर में भी डायग्राम दिए, ये वाले पेपर में भी डायग्राम दिए एग्जामिनर ने। अभी आगे क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 या 8 है, एक और डायग्राम दे दी एग्जामिनर ने। तो बच्चों मई जून में भी ऑफ कोर्स अब तो ये मतलब श्योरिटी है 90% चांसेस है डायग्राम देगा। तो एक डायग्राम ना ये इसकी भी बनती है, लाइक वो जो डायग्राम्स दे रहे हैं ना वो आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल डायग्राम्स दे रहा है, तो एक डायग्राम बच्चों इसकी भी बनती है। और वो बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट कर सकता है, आप लोग को ये बना के दे देगा। वो मैं एग्जामिनर होता मैं जरूर देता ये डायग्राम, वो आपको ये बना के दे देगा बच्चों। ये अपने पास ड्रॉ कर लेगा, ताकि ये भी एक छोटा सा बेसिक का सा कॉन्सेप्ट है। और बच्चों वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, ये दो एनालॉग सिग्नल्स हैं, वो बोलेगा ये वाले सिग्नल के अंदर आपके पास लोअर सैंपलिंग रेजोल्यूशन है, और इस वाले सिग्नल के अंदर आपके पास हायर सैंपलिंग रेजोल्यूशन है। वो बोलेगा डिजिटल सिग्नल को ट्रेस करके दिखाओ फॉर हायर सैंपलिंग और फॉर लोअर। हाँ बिल्कुल हमें वही करना है, लेकिन लोअर के लिए हम लोग क्या करेंगे, गैप्स क्या करेंगे, थोड़े से बड़े शो करेंगे लाइक दिस। तो ये जो गैप्स होंगे ना हमारे पास बच्चों लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए, ये गैप्स हम लोग थोड़े बड़े शो करेंगे, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम इन गैप्स को क्या करेंगे, इन गैप्स को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे बिल्कुल। तो ये भी एक डायग्राम बनती है हमारे पास, बड़ी कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है। एग्जामिनर माइट गिव यू इन द एग्जाम, इन द अपकमिंग एग्जाम। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर आप सैंपलिंग रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं, अगर आप लोग सैंपलिंग रेट भी इंक्रीज करते हैं, तो आपके पास जो गैप होता है ना ये वाला, ये जो डिफरेंस होता है आपके पास बिटवीन द एनालॉग एंड द डिजिटल वैल्यू, ये रिड्यूस हो जाता है आपके पास। तो दिस माइट कम इन द एग्जाम एज वेल। तो आपको ये डायग्राम भी बनाना आनी चाहिए। वो बोला बच्चों गिव, बोला एक मेथड है साउंड को बेहतर करने का कि सैंपलिंग रेजोल्यूशन को बढ़ा दिया जाए। बोला एक मेथड और बता दो। सैंपलिंग रेट, थैंक यू। सो इंक्रीजिंग सैंपलिंग रेट। तो सैंपलिंग रेट बच्चों बढ़ाने से भी क्या होता है, हमारे पास हमारी साउंड की क्वालिटी क्या होती है, बेहतर हो जाती है। अच्छा, किसी बच्चे के पास कोई और जवाब है, और साउंड की क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब एनीवन, कोई माइंड में कोई चीज आ रही हो आपके, ताकि मैं क्लैरिफाई कर दूं आप लोग को एक चीज। ठीक है, नहीं है, बट होना भी नहीं चाहिए। यही दो मेथड्स हैं। ओके जी, क्योंकि कुछ बच्चों ने एग्जामिनर रिपोर्ट में इसकी लिखा हुआ था, कुछ बच्चों ने आंसर के अंदर लिखा कि हम साउंड कार्ड नया लगा दें, साउंड कार्ड को बेहतर करें। तो एग्जामिनर का रिप्लाई ये था कि भाई मैं अभी वेव की बात कर रहा हूं, मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की बात नहीं कर रहा। तो किसी बच्चे ने अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात करी है तो वी वोंट बी गिविंग हिम मार्क्स। ठीक है, कुछ कुछ बच्चों ने ये भी आंसर करा कि हम साउंड कार्ड एडवांस लगा देंगे, अपडेटेड लगा देंगे, तो उसके ऊपर एग्जामिनर ने मार्क्स उनको अवार्ड नहीं करे, बिकॉज उसने रिप्लाई ये करा कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात नहीं कर रहे। ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन आ गया भाई, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वो बोल रहे बच्चों ये 5 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से इनमें से 2 स्टेटमेंट्स जो है ना वो करेक्ट नहीं है। 2 स्टेटमेंट बच्चों को बता रहे करेक्ट नहीं है। तो आप लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना और करेक्ट बताना है। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम काउंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सेस्ड। परफेक्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारे पास। MAR stores the instructions of the program that are running। MAR क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है। किसका एड्रेस, नेक्स्ट का तो बेटा पीसी में होता है। करंट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, तो हमने बता दिया भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज बी। एंड MAR वर्कशीट ले लो बेटा, स्टोर्स the address of the current instruction
टू बी executed another statement बच्चों let's read this stuff MDR stores data passed to it from PC MDR के पास बच्चों डाटा पीसी से आता है फिर कहां से आता है MAR के अंदर तो एड्रेस होता है उस एड्रेस के ऊपर जो डाटा होता है वो कॉपी किया जाता है तो बच्चों अगेन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट सी बच्चों गलत है और हमने यहां पे बता दिया गलत क्यों है MDR having data MDR बच्चों having data pointed by an address in MAR ठीक है तो आप लोग को यहां पे पता होना चाहिए भाई MDR में जो डाटा होता है ये डाटा आता कहां से ये आपके पास एक एड्रेस से आता है वो एड्रेस कहां पर होता है MAR के अंदर आपका वो एड्रेस होता है सो एग्जाम्पल बच्चों एक नंबर आप लोग को अवार्ड करे फॉर आइडेंटिफाइंग द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट और आपको एक नंबर ऑफ कोर्स उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको अवार्ड कर रहा है अच्छा आगे भी पढ़ ली एक दफा एक्यूमुलेटर स्टोर द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन यस हमने यही बात पढ़ी है CIR stores the instructions currently being executed ये बात भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है so let's move forward a computer has a single core 3.5 gigahertz and 8 KB कैशे बिफोर मैं बच्चों इस क्वेश्चन को प्रोसीड करूं कोई बच्चा मुझे कैशे का एक और नाम बता सकता है ओरिजिनल नेम बता सकता है IAS immediate access store and this is the memory of CPU आपकी CPU की मेमोरी है ये तो सबसे पहले बच्चों रिक्वेस्ट की जा रही है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय 3.5 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर नंबर ऑफ बिल्कुल तो बच्चों गीगा आपके पास जो है वो बिलियन के अंदर फॉल करता है तो इसका मतलब है 3.5 बिलियन इंस्ट्रक्शंस आपके पास एक सेकंड के अंदर आपका प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है ठीक है तो गीगा का मतलब बच्चों बिलियन के अंदर फॉल करता है तो इसका मतलब क्या है आपके पास प्रोसेसर can execute 3.5 billion instructions in 1 second तो एक सेकंड के अंदर बच्चों 3.5 बिलियन इंस्ट्रक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर ओके जी यस अगर आप ये लिखना चाहें कि सर 3.5 बिलियन फैच एग्जीक्यूट साइकिल्स हमारे पास एग्जीक्यूट हो रही है तो यू कैन राइट दिस लिख सकते हो बिल्कुल एक्सप्लेन हाउ द नंबर ऑफ कोर्स अफेक्ट द परफॉर्मेंस बच्चों ऑफ अ CPU अब सबसे पहले देखिए जब भी आपसे ये सवाल किया जाए कि हाउ द नंबर ऑफ कोर्स पहले बच्चों वो सिंगल कोर था अब क्या कर दिया गया है ड्यूअल कोर कर दिया गया है मतलब कोर्स को पहले एक थी अब 2 कर दी गई हैं तो आप बताएं परफॉर्मेंस बढ़ेगी कम होगी बढ़ेगी ठीक है तो आपने यहां पे बता दिया इंक्रीजिंग जी हां मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों बढ़ेगी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोर्स increases the performance पहली बात तो मैंने क्लैरिफाई कर दी कि परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी increases the performance
since each core will execute its own fetch, decode, execute साइकिल। और बच्चों यहां पे एग्जाम्पल के अंदर भी आप कोड कर दें, डुअल कोर का मतलब क्या होगा? डुअल कोर कैन execute twice as many instructions। अच्छा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है आप लोग के माइंड में भाई के सर पॉइंट्स में आंसर लिखें या पैराग्राफ में लिखें। तो भाई मैं आप लोगों को पहले भी क्लास में क्लैरिफाई कर चुका हूं, 2 नंबर का सवाल है आपके माइंड में, 2 बिल्कुल क्लियर पॉइंट्स आपको पता है ये सही है, पॉइंट्स में लिखें। 2 नंबर का सवाल है आपके माइंड में सिर्फ एक चीज आ रही है, आपका दूसरी चीज आपको क्लिक नहीं कर रही, पैराग्राफ बना के थोड़ी सी ड्रैग कर लें अपने आंसर को और पैराग्राफ फॉर्म में लिखें। ठीक है, अगर आपके आंसर बिल्कुल आपको क्लियर है, आपको पता है भाई यही आंसर है, तो पॉइंट्स में लिख के एग्जामिनर खुश होता है पॉइंट्स के अंदर। लेकिन अगर नहीं आपको नहीं आ रहा, क्लिक नहीं कर रहा, तो पैराग्राफ के अंदर उसको ड्रैग करो, उसको कंफ्यूज करने की थोड़ा सा, वो भी तो आप लोगों को कंफ्यूज करता है इतने मुश्किल मुश्किल सवाल देखिए। तो आप भी क्या करेंगे, उसको ड्रैग करके एक ही नंबर वाले पॉइंट को आगे पीछे करके उसको थोड़ा सा घुमा के बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा जी, अब बच्चों बता रहे एक्सप्लेन अगेन 2 मार्क्स। देख रहे हैं आप लोग कितने ज्यादा थ्योरी के क्वेश्चन आए इस पेपर के अंदर, और अभी ये क्वेश्चन नंबर हम लोग आई थिंक 2 के ऊपर ही है। तो मतलब पूरा पेपर एग्जामिनर ने 2024 के पेपर के ऊपर थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है, और अच्छी थ्योरी है, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है। एक्सप्लेन, पहली जो थ्योरी होती थी बच्चों वो बड़ी बेसिक होती थी आपके पास, रैम क्या कर रही है, रैम और रोम और रैम में डिफरेंस बता दें, एमएआर एक्सप्लेन कर दें, एमडीआर एक्सप्लेन कर दें। अब वो रीजन मांग रहे हैं आपसे हर सवाल के अंदर, एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ कैशे अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। पहले बच्चों थी हमारे पास 8 KB, अब बच्चों कन्वर्ट कर दी गई है 64 KB। परफॉर्मेंस के ऊपर क्या फर्क आएगा? इंक्रीज होगी। बच्चों 1 नंबर मिल गया आप लोगों को, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। रीजन क्यों, कैसे? ठीक है, गुड गुड पॉइंट, ठीक है, सबके आप लोग के पॉइंट्स ठीक है। तो मैंने बच्चों सबसे पहले यहां पे बता दिया, ऑनलाइन भी हमारे पास आंसर्स आए हैं। ठीक है, कैशे स्टोर्स data to be executed. More cache means processor can execute more amount of data, so no need to ask। प्रोसेसर किससे डाटा मांगता है? रैम से। नो नीड टू आस्क रैम अगेन एंड अगेन फॉर मोर अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है भाई, तो 1 नंबर हमने बता दिया भाई, परफॉर्मेंस हमारे पास जो होगी, ये पॉइंट तो हमने लिखा ही नहीं, परफॉर्मेंस इनहेंस होगी भाई, ये भी ऐड अप करें ना, परफॉर्मेंस विल बी इनहेंस्ड। और तो हमने पॉइंट 2 के अंदर ये चीज कवर अप कर ली है कि हमने बता दिया कि सीपीयू को बार बार नहीं जाना पड़ेगा रैम के पास, लेकिन स्टिल ये आप क्लैरिफाई कर दें कि परफॉर्मेंस आपकी क्या होगी, इनहेंस हो जाएगी। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय रैम। पहला सवाल आया बच्चों जो आपके पास डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड है। ठीक है,
जिस बच्चे ने रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखा ना, तो एग्जामिनर उस चीज के ऊपर कभी भी नंबर अवार्ड नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। उसको भी पता है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, या आप उसको रैम भी बोल लें, उसको एब्रीविएशन की फुल फॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आगे बताएं, वॉलेटाइल मेमोरी, इसके ऊपर आपको मार्क्स अवार्ड दिए जाएंगे बच्चों। इट्स अ वॉलेटाइल मेमोरी, और ये क्या स्टोर करती है? स्टोर्स ऑल सिस्टम एंड एप्लीकेशन softwares that are currently in use, और एक पॉइंट बच्चों, अगर आप लोग अब लाइन बच गई है तो एक अच्छा सा पॉइंट आप हम क्या एडअप कर सकते हैं? हाँ, आपका सीपीयू जो है वो रैम को क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। आपका सीपीयू दो मेमोरीज को बच्चों डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। कैन एनीवन नेम दोज टू मेमोरीज? एक रैम है और दूसरी रोम। एंड ऑफ कोर्स जो आईएएस कैश है वो तो उसी का पार्ट है, सीपीयू का पार्ट है। प्रोसेसर कैन डायरेक्टली एक्सेस रैम। ठीक है, तो नो नीड टू राइट द फुल फॉर्म, कोई जरूरत नहीं एग्जामिनर को फुल फॉर्म बताने की। अच्छे पॉइंट्स लिख के बेहतर आंसर लिखें। आइडेंटिफाई, अच्छा अब वो बता रहे हैं रोम में बच्चों बता रहे हैं अनदर एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज, ये स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। आइडेंटिफाई वन अदर टाइप ऑफ कॉमनली यूज्ड प्रोग्राम्स दैट आर स्टोर्ड इन रोम। बायोस, तो बेटा स्टार्टअप क्या होता है फिर? बूटस्ट्रैप बेटा वो भी स्टार्टअप ही होता है। अब देखिए एग्जामिनर यहां पे खेल किया, एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा जिन बच्चों ने बायोस लिखा, बूटस्ट्रैप लिखा, तो मैंने उन बच्चों को 0 मार्क्स अवार्ड करा। बच्चों रोम आपके पास, मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो, मैंने बताया था एम्बेडेड सिस्टम में भी रोम लगाते हैं, और एम्बेडेड सिस्टम में जब आप लोग रोम लगाते हैं वो एक ही, मतलब रोम ही होती है और रैम दोनों एक ही चीज होती है आपके पास वहां पे। और वो वहां पे क्या, वहां पे जो रैम होती है, सॉरी उस रोम को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीमवेयर। तो बच्चों यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ द फ्रीमवेयर, कि आपके पास एम्बेडेड सिस्टम के अंदर जो रोम होती है वो फ्रीमवेयर कहलाती है, तो यू कैन राइट ओवर हियर कि फ्रीमवेयर। अनदर पॉइंट बच्चों यू कैन राइट कि आपके पास एम्बेडेड सिस्टम में जो आपके प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं वो भी क्या किए जाते हैं? रोम के अंदर स्टोर किए जाते हैं। वो अब देखो, मुझे पता है मेरा एक टास्क है ना, एम्बेडेड सिस्टम एक टास्क परफॉर्म करता है, मुझे पता है 1 MB का मेरा एक टास्क है, तो 1.2 MB की मैं लगा दूंगा रोम। ठीक है, मतलब फिक्स है ना, मुझे पता है एक ही करना है, मल्टीटास्किंग करनी नहीं है जी एम्बेडेड सिस्टम में। लेकिन वो बोल रहे हैं कि गिव वन अदर डाटा आइटम कॉमनली यूज टू स्टोर इन रोम, तो हम लोग फ्रीमवेयर इसके अंदर स्टोर करते हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं दे आर कॉल्ड फ्रीमवेयर। तो मतलब हमें तो एक आइटम बताना, अगर आप नहीं लिखना चाह रहे आप कुछ और लिख दो, आप लिख दो प्रोग्राम्स भी ये आपके पास स्टोर करता है, प्रोग्राम्स इन एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर प्रोग्राम्स को स्टोर करता है। बिल्कुल फिक्स टास्क करते हैं ना, लेकिन परफॉर्म। अनदर वन बच्चों यू कैन राइट फ्रेम, फ्रेमवेयर की भी आप लोग यहां पे एग्जांपल लिख सकते हो। बायोस गलत होगा, बायोस उसने बता दिया ना भाई, उसने स्टार्टअप, बायोस होता क्या है? स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो तो ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, तो बायोस जिन बच्चों ने लिखा था उसको भाई अवार्ड नहीं किया गया, उसको मार्क्स अवार्ड नहीं किए गए। ओके जी, व्हाट डज इंट लाइब्रेरी रूटीन्स डू? जी एनीवन? ऑल गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पे अब वो बोल रहे हैं सम कंप्यूटर्स मेक यूज ऑफ वर्चुअल मेमोरी, स्टेट पर्पस बच्चों ऑफ द वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी को बच्चों जब यूज किया जाता है जब आपके पास रैम जो आपकी क्या हो जाए, फुल हो जाए या इनएफिशिएंट हो जाए आपके पास, इट्स नॉट इनफ, तो हमने बता दिया टू रन, नहीं स्वैप मेमोरी तो इट्स अ पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क,
जो वर्चुअल जो रैम के लिए यूज किया जाता है, that is called swap memory. Virtual memory is a combination of RAM plus the swap memory. It's a combination of both. ठीक है, वो swap कहलाती है सिर्फ. To run programs when we have inefficient RAM. और सिंपल वर्ड्स के अंदर यू कैन राइट व्हेन रैम इज फुल. बेटा वर्कशीट ले लेगा, पास कर देगा पीछे. अच्छा है आपके पास? आ ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे 2 क्वेश्चंस परफॉर्म करे एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ थ्योरी एग्जामिनर ने यहाँ पे आप लोग को दी है. मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बोलना बच्चों मेमोरी मैनेजमेंट एक्सप्लेन कर दें. तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आप लोग को याद होगा, मैंने क्लास में भी आप लोग को एक एग्जांपल दी थी कि एक सीट है, 2 बच्चे एक सीट के ऊपर नहीं बैठ सकते. इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन. तो 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स बच्चों सेम मेमोरी जो है वो सेम मेमोरी लोकेशन ग्रैब ना कर ले तो कौन मैनेज करता है? मेमोरी मैनेजमेंट. तो हमने पहला पॉइंट नोट कर लिया, no two different programs occupy same memory location. और एक और बच्चों मेजर टास्क ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज कौन से प्रोग्राम रैम में लोड किए जाएंगे, कौन से प्रोग्राम परमानेंटली स्टोर किए जाएंगे, वो भी कौन मैनेज करता है? मेमोरी मैनेजमेंट. इसको कहते क्या है? एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ memory. तो these are the 2 major tasks that are performed बच्चों by the memory management. हमने यहां पे मेंशन कर दिया. आप कोई एक भी मेंशन कर देंगे तो ऑलवेज में आपका एग्जामिनर आपको एंटरटेन करता है, मार्क्स अवार्ड करेगा. इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई और भी बात है तो यू कैन राइट दैट कि परमानेंटली आपकी मेमोरी को स्टोर करवाता है. आप ये भी लिख सकते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा रैम में लेकर आता है. आप ये भी लिख सकते हैं कि रैम से डाटा को प्रोसेसर के पास भी लेके ये मतलब जा रहा होता है. allows application software to run on the computer. Operating system, thank you. So this is the task बच्चों of operating system to run, to allow the application softwares to be run on computer system. Managing input output devices, peripheral devices, input output devices. तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का बच्चों मेजर काम क्या होता है? हाँ, डिवाइस ड्राइवर्स, इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर्स. आई होप डिवाइस ड्राइवर्स का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो. आप लोगों ने प्रिंट आउट लेना होता है, आपने लैपटॉप में प्रिंटर की केबल लगाई, यूएसबी केबल, ऑटोमेटिकली बैकएंड के ऊपर उसका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है. तो बच्चों ये कौन करता है? आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट ये काम परफॉर्म करती है. एक मेजर काम बच्चों देखिए, ये मेरे पास एक कीबोर्ड है, मेरे पास एक माउस है, एज्यूम कर लेगा ये माउस है, मेरी डायग्राम अच्छी है. मेरे पास बच्चों यहां पे एक प्रिंटर है. जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं इनके पास एक चीज होती है. क्या होती है? जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है इनके पास एक चीज होती है, बी से नाम आता है उसका, बफर्स. तो ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बच्चों आर हैविंग देयर ओन बफर्स. उनकी अपनी मेमोरी होती है, उनकी अपनी एक मेमोरी होती है, टेम्पररी छोटी सी मेमोरी होती है. बच्चों ये मेमोरी क्यों होती है? ये भी आपके माइंड में सवाल आना चाहिए. तो भाई ये लोग काम करते हैं, इनकी स्पीड होती है बच्चों, इनकी स्पीड होती है किलोहर्ट्ज
आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आपका सीपीयू कौन सी स्पीड के ऊपर काम करता है? गीगाहर्ट्ज। अब सीपीयू ये रहा बच्चों आप लोग का, ये काम कर रहा है गीगाहर्ट्ज के ऊपर। अब अगर अगर बच्चों सीपीयू इस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या वेट करने लग गया ना, कि भाई पहले चलो तुम काम कर लो, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा, तो बच्चों हो गया काम। फिर सीपीयू आपके पास अगर इनका वेट करने बैठ गया तो भाई हो गया, इतना डिले आ जाएगा, इतना स्लो हो जाएगा वो कंप्यूटर कि आप लोग की सोच है। तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू क्या करता है, आपके पास ये स्पीड गीगाहर्ट्ज में काम कर रहे हैं, ये किलोहर्ट्ज में काम कर रहे हैं, तो प्रिंटर क्या कर रहा है, प्रिंट आउट निकाल रहा है। तो सीपीयू ने बच्चों क्या करा, इंस्ट्रक्शन पास करे, प्रिंट आउट दे दिया प्रिंटर को। अब ये कहां पे स्टोर हो गया, इसके बफर में स्टोर हो गया। अब प्रिंट आउट आपके पास आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। सीपीयू, आप लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं। आप लोग साथ में व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, वो दूसरा काम कर रहे हैं। आपने स्नैप बना रही है, स्नैपचैट यूज कर रहे हैं, वो दूसरा तीसरा काम कर रहे हैं। वो अपने अलग अलग काम करता रहेगा। प्रिंटर अपना वो कर रहे हैं, आपके पास प्रिंट आउट कर रहे हैं। अब जब प्रिंटर के पेजेस खत्म हो जाएंगे बफर मेमोरी से, तो बच्चों वो एक सिग्नल सेंड करेगा, किसको, प्रोसेसर को, रिक्वेस्टिंग फॉर मोर अमाउंट ऑफ पेजेस, एंड बच्चों दैट सिग्नल इज कॉल्ड इंटरप्ट। तो दिस इज हाउ बच्चों द रोल ऑफ इंटरप्ट्स एंड बफर्स टेक्स प्लेस। हर डिवाइस के पास अपने क्या है, अपने बफर्स होते हैं। तो ये बफर्स को कौन मैनेज करता है, इन शॉर्ट बताना मैं ये चाह रहा हूं, इन बफर्स को कौन मैनेज करता है? आपके पास पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन बफर्स को मैनेज कर दिया। तो हमने यहां पे नोट कर लिया, एलोकेटिंग डेटा टू buffers and transmit data to input output devices. So these are the few major roles बच्चों हमारे पास जो ये काम कर रहे होते हैं। एक और काम करते हैं, मैनेजिंग द लोड एज वेल। तो जो आपके डिवाइसेस के ऊपर लोड होता है उसको भी मैनेज कर रहे होते हैं आपके पास। तो ये भी यहां पे नोट कर लें अपने पास साइड में, मैनेजिंग लोड ऑफ डिवाइसेस। भाई हम एक नंबर के लिए नहीं लिखवा रहा, अगर कल को यही सवाल आ गया कि 4 नंबर के लिए एक्सप्लेन मैनेजिंग द पेरिफेरल डिवाइसेस, तो आपके माइंड में सारे पॉइंट्स होने चाहिए। स्टेट द पर्पस बच्चों ऑफ इंटरप्ट, तो बच्चों मैंने बता दिया। टू इंडिकेट a process requires attention of प्रोसेसर। तो इंटरप्ट का मेन पर्पस बच्चों प्रोसेसर की अटेंशन सीक करना होता है, प्रोसेसर को अपने पास उसकी अटेंशन गेन करना होता है। आइडेंटिफाई वन इनपुट डिवाइस एंड वन एग्जांपल बच्चों ऑफ एन इंटरप्ट दैट कैन बी जनरेटेड। बच्चों बड़ा सिंपल सवाल है, दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है। कोई भी इनपुट डिवाइस आप लोग यहां पे लिख दें और जो काम परफॉर्म करती है आप लिख दें, तो आपका हमेशा इंटरप्ट जनरेट होगा ही होगा। एनी इनपुट डिवाइस बच्चों, कीबोर्ड, प्रिंटर, प्रिंटर कहां से आ गया भाई, आउटपुट डिवाइस है वो, कीबोर्ड। और बच्चों इंटरप्ट कब जनरेट होगा, व्हेन अ की इज प्रेस्ड। तो इनपुट डिवाइस बच्चों मैंने यहां पे बता दिया। यू कैन ऑल्सो राइट माउस, व्हेन यू क्लिक ऑन फ्रॉम द माउस, जब माउस से आप क्लिक करते हैं जब भी इंटरप्ट जनरेट होगा, या फिर जब आप माउस को मूव कर रहे हैं जब भी इंटरप्ट जनरेट हो रहे हैं। तो यू कैन राइट एनी ऑफ द स्कैनर व्हेन पेपर इज बीइंग स्कैन्ड। ठीक है, इंटरप्ट के मतलब क्या लिखोगे तुम बताओ मुझे जरा। इट अलाउस, सही है, बेहतर है जी। हाँ, आपके पास आपने की प्रेस करी,
तो सीपीयू के पास क्या होगा, फॉरन सिग्नल जाएगा कि अ की इज बीइंग प्रेस्ड, तो उसकी अटेंशन सीख होगी और फिर क्या करेगा, तो प्रोसेस करके आपको रिप्लाई करेगा। इंटरप्ट इज अ सिग्नल दैट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ माइक्रोप्रोसेसर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो आपकी उसने माइक्रोप्रोसेसर की अटेंशन गेन करी और आपके पास उसने रिजल्ट जनरेट करवा दिया, एग्जीक्यूट करवा दिया, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है कि आपका की आप प्रेस करो तो आपका सामने स्क्रीन पे फौरन रिजल्ट आना चाहिए। फैटल एरर तुम बोल लो, वो फिर हार्डवेयर के अंदर आ जाएगा आपके पास। हाँ, मतलब आपका हार्डवेयर फेल हो जाए, कीबोर्ड का फेल हो जाए, सॉफ्टवेयर अलग है, हार्डवेयर अलग है आपके पास, दोनों अलग अलग इंटरप्ट है, नंबर कैटेगरीज अलग अलग है, अलग अलग कैटेगरीज है। ओके जी बच्चों, अब बड़ा अच्छा सा सवाल आ गया हमारे पास यहाँ पे। अ प्रोसेसर इज करंटली एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, द प्रोसेसर रिसीव एन इंटरप्ट, एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेसर मैनेजेस द करंट प्रोग्राम एंड द इंटरप्ट। तो बच्चों, फैच एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर आप लोग के पास यहाँ पे इंटरप्ट आ गया है। अब वो आपसे सवाल ही कर रहे हैं कि किस तरह इसको मैनेज किया जाएगा। तो आई होप आप लोग को साइकिल याद होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एट द एंड ऑफ द साइकिल, एट एंड ऑफ fetch execute cycle, we check for interrupts. If generated, data is stored in PC along with some other registers, data stored बच्चों in PC along with some other registers is moved in memory. Interrupt is loaded. इंटरप्ट को कहां पे लोड करते हैं, इन प्रोग्राम काउंटर. इंटरप्ट इज एग्जीक्यूटेड. थोड़ा सा एक एड ऑन करना चाहूंगा बच्चों में, और बेहतर करते हैं आंसर को थोड़ा सा। इंटरप्ट को जब लोड करते हैं ना पीसी के अंदर, तो लोअर priority interrupts are disabled. एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग को दूं, इस बात का मतलब क्या है कि आप लोग यहां पे काम कॉपी कर रहे हैं और क्लास में एक लेजर्ड आ गई, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, क्या प्रायोरिटी होगी आप लोग की, भागना। आप लोग की प्रायोरिटी बच्चों क्या है कि आप लोग ये काम कॉपी करेंगे। लेकिन एक और एग्जाम्पल है, आप लोग ये काम कॉपी कर रहे हैं, क्लास में आग लग गई, अब क्या करेंगे, अब आप लोग क्या करेंगे, भाग जाएंगे। तो हाई प्रायोरिटी अगर इंटरप्ट आता है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मतलब ऑफकोर्स उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर कोई लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट है तो उसको आप लोग क्या करेंगे, बोलेंगे भाई तुम्हारी प्रायोरिटी कम है, अभी लेजर है, देख तुम्हें बाद में देखेंगे, अभी काम कॉपी कर ले हम लोग। ठीक है भाई। इंटरप्ट इज एग्जीक्यूटेड एंड एट एंड ऑफ cycle, if no further interrupts, previous instructions are loaded back
to program counter and interrupts are enabled। तो बच्चों एक बेहतरीन सा आंसर बच्चों, अगर फैच एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर इंटरप्ट आ जाए तो हाउ द इंटरप्ट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, हम लोगों ने यहां पे क्या करा, एग्जामिनर को रिप्लाई करा है कि साइकिल की एंड पे क्या होगा। आप चेक करते हैं कि अगर इंटरप्ट सिग्नल जनरेटेड है तो जो डाटा है वो स्टोर कर दिया जाता है बच्चों समवेयर इन मेमोरी। इंटरप्ट को लोड किया जाता है प्रोग्राम काउंटर के अंदर, लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट को डिसेबल्ड कर दिया जाता है, इंटरप्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है। एक अगर आप एक और लाइन यहां पे आगे एड ऑन कर लें, इंटरप्ट इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग फैच एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक है, फैच एग्जीक्यूट साइकिल से इंटरप्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है। एट द एंड ऑफ द साइकिल इफ नो फर्दर इंटरप्ट प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस आर लोडेड बैक टू प्रोग्राम काउंटर, इंटरप्ट्स आर अनेबल्ड। जो डिसेबल किया था आपने उसको अनेबल कर दिया। तो एक बेहतरीन सा रिप्लाई करे बच्चों हम लोगों ने एग्जामिनर को फॉर 5 मार्क्स। मनाहिल बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्लेटफॉर्म कहलाता है आपके पास। मूविंग फॉरवर्ड, आगे भाई डायग्राम आ गई भाई, अमेजिंग क्वेश्चन बच्चों। अच्छा, आप लोग जो मेरे 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 अपने स्टूडेंट हैं जो ओ लेवल्स पढ़ते हैं मुझसे, आप लोग से एक सवाल है, ये अब ये क्वेश्चन पढ़े आप लोग। ड्रॉ एंड इनोटेट द डायग्राम टू शो द प्रोसेस व्हेन अ यूजर एंटर्स अ यूआरएल इन द वेब ब्राउजर, हाउ अ वेब पेज इज बीइंग डिस्प्लेड। सवाल आया आप लोग के पास, और ये सवाल देखिए कब आए, फेब मार्च 2024 के अंदर ही आए। और मैंने आप लोग को बच्चों मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से मैंने आप लोग को नवंबर या अक्टूबर में ये पूरी डायग्राम बनवाई थी। अगर मैं आप लोग को अपने लेक्चर्स यहां पे रिवाइज करवाऊं, एग्जैक्टली बिल्कुल, अगर मैं यहां पे आप लोग को डायग्राम रिवाइज करवाऊं जरा, तो द चैप्टर वॉज इंटरनेट बनवाई भी थी या नहीं, कहां बनवाई थी, सिक्योरिटी में बनवाई थी। हियर यू गो। तो बच्चों मैंने आप लोग को ये डायग्राम बनवाई थी, एग्जैक्टली सेम डायग्राम आप लोग को यहां पे भी बनानी थी। एग्जैक्टली सेम डायग्राम बच्चों आप लोग को यहां पे पेपर में भी बनानी थी। तो ये मैंने आई थिंक आप लोगों को कब बनवाई थी, अभी फैब के पेपर में ये डायग्राम आ गई है पूरी। ठीक है, आपकी बुक के अंदर ये डायग्राम इज नॉट गिवन, मतलब गिवन है लेकिन उसके अंदर सिर्फ डीएनएस को एक्सप्लेन किया गया यहां पे पूरा इस तरह का। तो मैं जब टॉपिक पढ़ा रहा था आप लोगों को याद होगा, मैंने टॉपिक इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो बच्चों अब देखिए अक्टूबर में मैंने ये डायग्राम बनवाई थी, अभी फैब के एग्जाम में आपको ये डायग्राम आ गई। तो क्लास में मैंने जितनी डायग्राम मैंने आप लोगों को बनवाई तो डायग्राम थी बच्चों इंपॉर्टेंट है। जो बाकी बच्चे, मैं आप लोग को भी एक पीडीएफ शेयर करूंगा आप लोग के ग्रुप्स के ऊपर, तो जितनी भी डायग्राम्स हैं और मैं और फर्दर उसके अंदर कुछ और 2-3 डायग्राम्स एडअप करूंगा, तो ताकि आप लोग एक दफा डायग्राम वाला जो टॉपिक, अगर कोई भी सवाल आ जाए तो आप लोग के माइंड में हो कि किस तरह आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करनी है। खैर चलो बैक टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई वापस से। लेट्स ड्रॉ। ये बोल रहे जब एक वेब ब्राउजर के अंदर यूआरएल एंटर किया जाता है क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। बच्चों कौन एंटर कर रहे यूआरएल, यूजर तो नहीं कर रहा, कौन एंटर कर रहे, स्टूडेंट। तो बच्चों मैंने बता दिया दिस इज स्टूडेंट्स कंप्यूटर, और ये उसका बच्चों क्या है, वेब ब्राउजर। जब वो बच्चों अपने वेब ब्राउजर के अंदर क्या एंटर करेगा, वो एंटर करेगा बच्चों यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंटर करेगा। इट कैन बी एनी ऑफ द .com, google.com और एनी अदर .com। ऑफ कोर्स अब आप लोग यहां पे गूगल या याहू या कोई ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकते, कमर्शियल, इसको हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन। तो बच्चों ये रिक्वेस्ट जाती है आपके पास कहां पे, ये रिक्वेस्ट आती है डीएनएस के पास।
ये रिक्वेस्ट आती है बच्चों, यूआरएल आता है डीएनएस के पास, और यूआरएल डीएनएस क्या करता है, फाइंड्स कोरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। जी जी, यूआरएल के जो भी आपका उसके अगेंस्ट उसके बैकएंड पे कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा, वो आपको रिटर्न कर देगा। और ये क्या करता है बच्चों, आपके वेब ब्राउजर को रिटर्न आईपी एड्रेस। एग्जाम्पल दे दें बच्चों कोई भी एक पब्लिक आईपी की, 11.12.13.200। हाँ ऐसी कोई नॉर्मल, अब 192 की एग्जाम्पल नहीं देते, वो प्राइवेट आईपीज होती हैं। मतलब कोई भी रैंडम एग्जाम्पल दे दो बस, ऐसी 11 डॉट कुछ भी दे दो, नहीं भी दो कोई मसला नहीं है, वो प्राइवेट है, क्लास सी है आपके पास, खैर वो आप नहीं है अभी आपके डोमेन में, बाद में। बच्चों फिर क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या करेगा, इस आईपी के ऊपर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट ऑन आईपी एड्रेस। और बच्चों उस आईपी एड्रेस के ऊपर क्या होता है, हमारे पास एक वेब सर्वर होता है। वो वेब सर्वर बच्चों रिस्पॉन्ड करता है आपको, वो वेब सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करता है, और उस रिस्पॉन्ड के अंदर क्या होता है, आपके पास आपके वेब पेजेस होते हैं। तो ये बिल्कुल हमारे पास एक अच्छी सी पूरी प्रॉपर डायग्राम है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कि वेब ब्राउजर में जब आपने यूआरएल एंटर करा तो यूआरएल जाते हैं डीएनएस के पास, डीएनएस कोरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस फाइंड आउट करता है, रिटर्न कर देता है, वेब ब्राउजर बच्चों उस आईपी के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा, वेब सर्वर आपका रिस्पॉन्ड करेगा। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अभी तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज ही कर रहे हैं ना चीजों को। एग्जाम्पल एक और पेपर में सवाल आ गया, आपने यहां पे यूआरएल फाइंड आउट करा, डीएनएस के अंदर कोरस्पॉन्डिंग आईपी आप ढूंढ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल भी दी थी, मुझे याद आ रहा है मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल में लिया था, और आपने एक 14 प्रो मैक्स खरीदना था आपने, और आपने गलती से apple.com के बजाय आपने एंटर कर दिया था apples.com। ठीक है, अब apples.com यहां पे डीएनएस में सर्च किया जाएगा, ये तो कोई यूआरएल ही नहीं है। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, ये भी आपके माइंड में रिवाइज कर रहे हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए। तो डीएनएस, जब आपको डीएनएस के अंदर आपका आईपी एड्रेस नहीं मिलता, वो क्या करता है, रूट डीएनएस को अप्रोच करेगा। अगर रूट या सेकेंडरी डीएनएस यहां पे भी नहीं मिलता तो फिर एरर मैसेज, और वो एरर मैसेज जनरली क्या होता है हमारे पास, रिक्वेस्ट टाइम आउट, कि आपने जो सर्टेन टाइम फ्रेम हमारे पास असाइन था, हमने ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन हमें ये आईपी एड्रेस कहीं पे भी किसी भी डीएनएस के अंदर नहीं मिला। अगर मिल जाते तो वो क्या करता है, कहां पे स्टोर करता है, कैशे मेमोरी की प्राइमरी डीएनएस की स्टोर कर देता है। तो ये थोड़ा बहुत आपके माइंड में चीजें होनी चाहिए। खैर हाँ, उन लोग के अपने बैकएंड के ऊपर टेबल चल रहे होते हैं, डेटाबेस है ना ये, एक्चुअली डीएनएस क्या है, डेटाबेस है आपके पास, बिल्कुल। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, माय फेवरेट मैचिंग वाला क्वेश्चन अच्छा लगता है मुझे बड़ा भाई। अ डिजिटल करेंसी डज नॉट एग्जिस्ट, डिजिटल है तो बच्चों किस चीज में एग्जिस्ट नहीं करेगी, फिजिकल फॉर्म में। तो ये ना भाई मेरे पास फिजिकली, some digital currencies have digital ledgers called blockchain, these decentralized databases where each transaction is stored as a new set of data with a changed no। जब भी वो बोले जब भी न्यू सेट ऑफ डाटा होता है तो लिंक विद द प्रीवियस डाटा, तो वो हम लोग बच्चों क्या करते हैं, टाइम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही जब भी नया डाटा क्रिएट होता है वी रिकॉर्ड द टाइम, तो टाइम स्टैम्प
This means that the transaction cannot be altered. Only new transactions are added which allow the location of the data to be ट्रांजेक्शन चेंज तो सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे. टू बी डिसेंट नहीं भाई, डिसेंट्रलाइज कहां से आ गया. टू बी ट्रेस्ड. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. बिकॉज आपके पास जब भी एक नया डेटा आता है तो आपके पास टाइम आता है, टाइम रिकॉर्ड किया जाता है कब वो जनरेट हुआ है. ठीक है, लेकिन वो ऑलरेडी हो चुका है हमारे पास, ब्लॉकचेन वाला ऊपर हो चुके हैं. और इसके अलावा मुझे ऑप्शन कोई नजर नहीं आ रहा यहाँ पे. सही बोल रही आप बिल्कुल, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो टाइम का ही ऑप्शन आ रहा है, तो दैट्स वाई. क्या है ट्रांजेक्शन डेट का है हमारे पास. न्यू सेटअप विथ न्यू सेट ऑफ डेटा विद अ ट्रांजेक्शन चेन. नहीं नहीं, डजंट. चेन चेन तो ऊपर बात होगी ना, ब्लॉकचेन बन रही है आपके पास और डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस टाइम रिकॉर्ड किया जाए. जब भी नया डेटा आएगा, नए डेटा की बात हो रही है तो आपका टाइम आता है आपके पास. ओके जी बच्चों, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं. अब आपके पास यहां पे एक सवाल आ गया. एंड दिस क्वेश्चन बच्चों बिलोंग्स टू सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर. आपके पास हार्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों सीड्स को, क्रॉप फॉर अ फार्मर. सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर्स मूव्स ऑटोमेटिकली थ्रू द फील्ड्स, through the field, turning each end and stopping when it has finished. One reason बच्चों of self-driving tractor is a robot is because it has mechanical structure that includes wheels, engine and a framework. Give one other reason why self ड्राइविंग ट्रैक्टर इज एन एग्जाम्पल बच्चों ऑफ अ रोबोट. बच्चों वो देखिए, इसने बताया यहां पे ऊपर पड़ी, वो खुद ही ऑटोमेटिकली फील्ड के अंदर जा रही है और स्टॉप हो रही है बच्चों व्हेन इट हैज फिनिश. मतलब वो आगे जा रही है, फिनिश कर रही है, फिर वापस आ रही है, फिर आ रही है. तो मतलब इसका मतलब उसको बैकएंड पे उसकी कोडिंग हुई भी है, उसके अंदर कोडिंग हुई भी है. तो हम लोग यहां पे बता सकते हैं बिकॉज इट इज बीइंग प्रोग्रामिंग हुई भी उसके बैकएंड के ऊपर. तो वी कैन मेंशन दिस बच्चों ओवर हियर जी. हाँ ठीक है. सो इट कैन सेंस ऑब्जेक्ट्स हैविंग इलेक्ट्रिकल components. It is programmed. तो यू कैन ऑल्सो राइट बच्चों इट इज बीइंग प्रोग्राम. तो प्रोग्रामिंग हुई भी आपका बैकएंड के ऊपर, कोई भी एक रीजन लिखते हैं, यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स फॉर दिस. ओके जी, अगेन 5 नंबर का सवाल आ गया भाई. एक्सप्लेन हाउ इंफ्रारेड सेंसर माइक्रो प्रोसेसर एक्चुएटर कैन बी यूज टू स्टॉप a self-driving tractor when a person is detected within 3 meters. ठीक है, वही वाला बच्चों मैंने आपको बताया भाई कि जब भी ये सवाल आ जाए आपके पास पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, आप लोग को हमेशा सेम वोकैबुलरी लिखनी है. सिर्फ आपका सेंसर चेंज होना था, वो सेंसर भी इसने बता दिया. तो लेट्स स्टार्ट, जरा इसको यहां पे कंप्लीट करते हैं. जब भी पेपर में कभी भी सवाल आ जाए बच्चों सेंसर का, आप लोग सेम आंसर लिखेंगे जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं अभी, हमेशा, एवरी टाइम. ठीक है, सिर्फ आपका जो सेंसर है ना ये चेंज होता है. तो मैंने बता दिया सेंसर प्रोसेस बोल रहा है ना पूरी. एक्सप्लेन हाउ सेंसर माइक्रो प्रोसेसर एक्चुएटर किस तरह काम करेंगे, सेम वही प्रोसेस आपके पास. सेंसर सेंस continuously and
signals are passed to ADC where they are converted to digital and processed by processor processor compares the value with a preset value. If object is detected within 3 meters, processor pass the signal to an actuator performing physical task by stopping the tractor. The process is repeated कंटिन्यूसली. ठीक है भाई, तो एक्चुएटर फिजिकल टास्क परफॉर्म करेगा, हमने बता दिया. माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल सेंड करेगा एक्चुएटर को, अगर वो विद इन 3 मीटर रेंज में आपका ऑब्जेक्ट होगा. सेंसर कंटिन्यूसली सेंस करता रहेगा, वैल्यूज जनरेट करता रहेगा. माइक्रो प्रोसेसर थ्रेशोल्ड वैल्यू से, प्रीसेट वैल्यू से उसको कंपेयर करता रहेगा. आइडेंटिफाई बच्चों बोल रहे वन अदर सेंसर दैट द सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर might use and how it will be how it will use the sensor. एक और सेंसर बच्चों आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है वो यूज कर ले. मोशन सेंसर ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर ठीक है. यूज क्या होगा? मुझे सबसे अच्छा लग रहा है बच्चों, व्हाई नॉट वी कैन गो विद लाइट सेंसर. ट्रैक्टर एक डिवाइस है, तो बच्चों लाइट आपके पास जैसी लाइट डिम होगी ऑटोमेटिकली हेडलाइट्स क्या हो जाएंगी, उसकी ऑन हो जाएंगी. सो व्हेन इट्स डार्क ऑटोमेटिकली, कौन सा वॉल इफेक्ट. सो व्हेन इट्स डार्क automatically turn on the headlights. And you can also write बच्चों proximity लिखेंगे तो आप यही लिख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर नियर बाय आ रहा है आपके पास तो वो क्या कर सके, उसको डिटेक्ट कर सके. ओके जी, अगेन बच्चों थ्योरी थ्योरी थ्योरी, तो पूरा पेपर थियोरिटिकल है आपके पास. यहां पे इतनी ज्यादा आप लोगों ने भी पास पेपर सॉल्व करे होंगे, इतनी ज्यादा थ्योरी हमारे पास नहीं आती है. तो अगर फेब और मार्च के पेपर में थ्योरी आ रही है तो मोस्ट लाइकली बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लोग का जो मई जून वाला पेपर होगा उसमें भी इतनी ही थ्योरी आएगी आपके पास. वो पैटर्न आपके पास सेम रखता है ऑलमोस्ट. ठीक है, तो भाई थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होकर जाएगा कि थ्योरी आ सकती है. एक्सप्लेन द ड्रॉबैक्स ऑफ अ फार्मर यूजिंग द सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर बच्चों फॉर द हार्वेस्टिंग स्टफ.
तो आप लोग को यहां पे बताना है कि ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, मैग्नेटिक सेंसर, सेल्फ ड्राइविंग ट्रक के ड्रॉबैक्स आपको बताने। अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों कैन बी वन ऑफ देम। सो लेस फार्मर्स रिक्वायर्ड। तो बच्चों यहां पे आपके पास ये क्या क्रिएट कर सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड, अन एम्प्लॉयमेंट ओके जी। अनदर पॉइंट तुम क्या बता रहे थे भाई? मैंने बच्चों एक सोचा, कैन हार्म द क्रॉप्स इफ इट मेल फंक्शन। अगर बच्चों आपकी डिवाइस जो है वो मेल फंक्शन करके पता चला, उसने क्रॉप्स को काटने के बजाय और उनको पता नहीं तोड़ना शुरू कर दिया, कुछ और कर दे, उनके ऊपर ही चढ़ जाए, ठीक, कुछ भी कर सकते हैं, मेल फंक्शन कर जाए, एक सॉफ्टवेयर है आपके पास। फिर बच्चों आपके पास सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स है, तो फार्मर्स आर नॉट दैट मच एजुकेटेड बच्चों के वो एक रोबोट को ऑपरेट कर सके। तो ये भी एक पॉइंट है हमारे पास, जनरल बातें यहां पे सारी। तो बच्चों मैंने ये भी एक पॉइंट एडअप कर दिया। ये क्या पॉइंट होगा हमारे पास? फार्मर्स need to learn skills to operate robots एंड बच्चों एक बड़ा मेजर पॉइंट है हमारे पास कि आपके पास कॉस्टिंग जो होती है वो क्या होती है, मतलब एक ट्रैक्टर डिप्लॉय करना और एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर डिप्लॉय करना, तो आपके पास कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है। तो इनिशियल कॉस्ट इज हाई। यस, यू कैन ऑल्सो राइट, अगर आप मेंटेनेंस कॉस्ट भी लिखना चाहो तो वो भी एक वैलिड पॉइंट है, यू कैन राइट दैट एज वेल। मेंटेनेंस कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट आपके पास क्या होती है, ज्यादा होती है। जी बेटा जी, हाँ, नॉन स्टैंडर्ड टास्क वो परफॉर्म नहीं कर सकता, लाइक वो एक ही टास्क जो आपने डिफाइन किया वही परफॉर्म करता रहेगा। तो यू कैन राइट बच्चों दैट एज वेल, नॉन स्टैंडर्ड टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म। ओके जी, अगला सवाल बच्चों बड़ा बेसिक्स है। एक्सपर्ट सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स बताने आप लोगों ने जी। नॉलेज बेस, गुड, नॉलेज बेस, इन्फेरेंस इंजन, और क्या था आपके पास, रूल बेस, और क्या था आपके पास, इंटरफेस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इंजन वही मैं आपको बताता, मेन उसके अंदर आपका डायग्राम के अंदर फॉल नहीं करता, वो आप डाल देते हो, वो रूल बेस के अंदर ही काउंट हो जाता है। भाई मिलेंगे मार्क्स, क्यों नहीं मिलेंगे? अच्छा, एक जल्दी से क्विक रिकैप बच्चों एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में। नॉलेज बेस के अंदर आपके पास जो भी जितना भी डाटा रिक्वायर्ड होता है वो अवेलेबल होता है। इन्फेरेंस इंजन आपकी सारी क्या कर रहा होता है, प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा होता है। रूल बेस, ऑफ कोर्स कोई ना कोई आपका सर्टेन रूल्स आप लोग को अप्लाई करने होते हैं, तो वो रूल बेस के थ्रू आप लोग अप्लाई करते हैं। और एक और चीज होती है आपका मेजर कंपोनेंट, द फोर्थ वन इज इंटरफेस। तो इंटरफेस के अंदर बच्चों आप लोग क्या करते हैं, जो यूजर जो है इंटरफेस कर रहा होता है विद द डिवाइस, तो वो यहां पे हमारे पास आ जाता है। और बच्चों अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लेकिन चले ये तो नॉलेज बेस है। यहां भी बच्चों एक चेक आ गया आप लोग के सामने, एंड दैट चेक इज इको चेक या एको चेक।
वॉट एवर यू प्रोनाउंस। तो हमारे पास बच्चों यहां पे एक एको चेक आ गया एंड ही इज आस्किंग कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर एंड द फार्मर्स कंप्यूटर इन द एको चेक। एको चेक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आप लोगों को यह चीज जज करनी होती है कि आप लोगों का सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। सिर्फ ये चीज आप लोगों को जज करनी होती है। बाकी ये पूरा बच्चों कैसे होता है, चेकसम जैसा होता है आपके पास। सो एट द एंड ऑफ ईच डे सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर ट्रांसमिट द डेटा। तो बच्चों सेंडर कौन है? बच्चों आपका जो ट्रैक्टर है, दिस इज द सेंडर। लगी हुई होगी ना सेल्फ ड्राइविंग ना, तो हर चीज उसके अंदर नेटवर्क वगैरह सब लगा हुआ होगा उसके अंदर। इट कलेक्ट्स दैट हैज बीन कलेक्टेड, और ये किसको ट्रांसमिट कर रहे हैं बच्चों? फार्मर के कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो बच्चों अब यहां पे स्टार्ट हो जाए। डेटा transmitted from tractor to farmers computer, farmers computer transmit, retransmit same data back to tractor, tractor computes that data, tractor computes that data with original data if same and ये कहां से खत्म हो गया? भी तो और है भाई, कितना पेपर? अच्छा अच्छा, नहीं आई थॉट ये बोले थे खत्म, मैं समझा पेपर खत्म हो गया, मैं खुश हो गया। अभी और भी है भाई सवाल। इफ सेम, इफ सेम एन एक्नॉलेजमेंट is sent to फार्मर्स कंप्यूटर। नेटवर्क के ऊपर तुम क्यों पीछे बढ़ गए? यहां पे नेटवर्क का कोई ज्यादा कंसर्न नहीं है। इफ नॉट सेम एरर मैसेज इज सेंट। तो भाई बड़ा सिंपल सा है बच्चों एको चेक हमारे पास। ट्रैक्टर ने डेटा सेंड करा कंप्यूटर को, फार्मर की कंप्यूटर ने रीट्रांसमिट करा सेम डेटा, उसने कंपेयर करा, अगर सेम है तो बच्चों उसने एक एक्नॉलेजमेंट भेज दी, ऑल गुड। और अगर सेम नहीं है बच्चों उसने एरर मैसेज भेज देगा कि भाई आपका डाटा में चेंजेस हैं, तो दे आर नॉट ओके। और होनी चाहिए। ओके जी, नाउ बच्चों यहां पे आपके पास पैरिटी चेक का एक क्वेश्चन आ गया। ब्लॉक पैरिटी है, ब्लॉक पैरिटी में आप लोग को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों चेक करना होता है। आप लोग को यहां पे टेबल कंप्लीट करना है। एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 3 मार्क्स फॉर दिस। बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैं एक जर्नली सवाल करना चाहूंगा एक ऐसे बच्चे से जिसने ब्लैक कैप पहना हुआ। जी आपके पीछे बेटा, वो छुप रहे हैं, जल्दी जल्दी इधर आओ। बड़ा आसान सा सवाल है,
मैंने अच्छा बच्चा टारगेट करा है, मुझे पता है, उम्मीद है मुझे गलत जवाब मिलेगा। मुझे मुझे इवन नंबर्स बता दो, गिव हिम टाइम। उससे क्यों पूछ रहे हो भाई, तुम बताओ। 2 4 6। तो बच्चों मुझे जो उम्मीद थी, इन्होंने मेरी उम्मीद पे बिल्कुल सही उतरे, गलत जवाब दिया इन्होंने। तो बच्चों रिमेंबर, इवन नंबर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। ये एक ब्लंडर है, आपका एग्जामिनर ये चेक करता है आप लोगों के साथ, वो कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन देके चेक कर लेता है। तो रिमेंबर, 0 इज एन इवन नंबर, ठीक है। खैर, आप लोग को यहां पे क्या अप्लाई करना है, ऑड। आप लोग को पैरिटी बाइट कंप्लीट करनी है। नंबर ऑफ बिट्स क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। 1 2 3 4, 1 आएगा 0, 1 ऑड करनी है बेटा। 1 2, ऑड पैरिटी चेक करना, नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए। इवन पैरिटी चेक करना, नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए। और 0 इवन नंबर है, और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 एंड सो ऑन। सो 1 2 3 4 5, अब क्या आएगा, 0 1 0। बिल्कुल ऐसे ही। क्यों, इवन में इवन नंबर ऑफ बिट्स वंस होंगे, ऑड में नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे। 1, इसमें भी 1 है। 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 1, 1 2 3 0। तो बच्चों इस चीज के ऊपर एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 3 मार्क्स। तो मतलब एग्जामिनर यहां पे थोड़ा सा लीनियंट लगा मुझे, इतने से पार्ट के ऊपर आप लोगों को 3 नंबर अवॉर्ड कर रहा है। और बच्चों अगर आप लोग खुश होने वाले, तो आप लोग की खुशी बच्चों एग्जामिनर ने फिर खत्म कर दी। और क्वेश्चन नंबर 7 के, अच्छा ये चीज क्लियर है आप लोगों को, कोई कोई डाउट तो नहीं इसमें। अच्छा, अगर आपके पास एग्जाम में, अगर आपके पास एग्जाम में सवाल आ जाए कि आप लोग को यहां पे ट्रेस आउट करना है कि कौन सी बिट में एरर है, तो 2D पैरिटी चेक करना बच्चों, आप लोग पहले वर्टिकली भी देखेंगे और आप लोग हॉरिजॉन्टली भी देखेंगे। और जो बिट आपके पास, जो लाइक एग्जांपल दे रहा हूं, इस बिट में एरर था और इस वाली बिट में एरर था, तो जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा ना, तो इसका मतलब दिस इज द बिट दैट इज इन एरर, ब्लॉक पैरिटी के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, 7 है। लास्ट सवाल अच्छा है, लास्ट कैलकुलेशन वाला दे दिया उसने। चले बस जल्दी से 7 परफॉर्म करते हैं, फिर लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। बोल रहे बच्चों, स्टेट द पर्पस ऑफ एनक्रिप्टिंग द डाटा सो दैट it becomes meaningless, so that बच्चों it becomes meaningless for hackers or any data interception। अगला सवाल बच्चों जो है आप लोग के पास, देख ये सवाल अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम 2024 के अंदर आपके एग्जाम के अंदर आया बच्चों, एंड एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 4 मार्क्स फॉर दिस। एंड बिलीव मी, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन, मुझे बड़ा अच्छा लगा इस सवाल। वो बोल रहे डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन। और आप लोग को यहां पे बच्चों 4, अगर ये सवाल 2 नंबर का होता तो फिर तो आसान सवाल था, लेकिन एग्जामिनर बच्चों इज अवॉर्डिंग यू 4 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। तो एनीवन, कोई बच्चा, हुजैफा, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों मैं पहला पॉइंट तो यहां पे ऐड करवाता हूं, इन सिमेट्रिक एनक्रिप्शन, in symmetric encryption only
one key is used for encryption and decryption, while 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 in asymmetric encryption, data is encrypted with public key and decrypted by प्राइवेट की। एक पॉइंट तो बच्चों हमने यहां पे एग्जामिनर ने हमने बिल्कुल प्रॉपर्ली बता दिया, 2 नंबर तो मिल गया हमें। अनदर पॉइंट को एक वैलिड पॉइंट आपके पास एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन is more secure because only users with private key can decrypt the data। ठीक है भाई, तो हमने बड़ा अच्छी तरह से यहां पे एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर दिया कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन में मेजर डिफरेंस हमारे पास क्या है। आइडेंटिफाई बच्चों 2 आइटम्स दैट आर कंटेन्ड बाय द पैकेट हेडर। पैकेट हेडर में बच्चों क्या क्या चीजें होती है हमारे पास? चले पहले डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। और बच्चों एक चीज अगर आप लोगों को याद हो, मैं आप लोगों को 2 जरिया लेके गया था एग्जाम्पल के अंदर, और मैंने बोला था आप लोगों को मैं रीअरेंज करूंगा किस बेसिस के ऊपर? पैकेट सीक्वेंस नंबर के ऊपर मैं आप लोगों को रीअरेंज करूंगा। तो पैकेट सीक्वेंस नंबर गिव द पर्पस बच्चों ऑफ राउटर इन पैकेट स्विचिंग। तो बच्चों इसका पर्पस होता है राउट ईच पैकेट टू करेक्ट destination using the best possible path। हॉप काउंट हेडर में होता है, लेकिन ओ लेवल्स के मतलब ओ लेवल्स की स्टेज के ऊपर हॉप काउंट की बात करना थोड़ा सा वेयर्ड है। मतलब वो एग्जामिनर को मेन बोलता है जो मेन चीज है बस वो बात कर लो। तो सेंडर आईपी, सोर्स डेस्टिनेशन आईपी, पैकेट सीक्वेंस नंबर, इस तरह के ऊपर और बहुत सारी चीजें होती हैं आपके पास पैकेट हेडर के अंदर, लेकिन बस जनरल जो ये 3 मेजर चीजें आपके पास। ठीक है, ओ लेवल्स में थोड़ा मेजर बात करो और एग्जामिनर इज हैप्पी अबाउट दिस। ओके जी बच्चों, नेक्स्ट बच्चों ये वाला सवाल तो आप लोग को अगर रात को कोई 3 बजे भी उठा के सॉल्व करवाए आप लोग कर लेंगे। 236 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। so this becomes
224 plus 8, 232 plus 4, 236 remaining bits set to 0. कितने कितने पेयर्स बिट्स का पेयर बनाते हैं, और हर पेयर के नीचे 1 2 4 8 1 2 4 8. तो दिस इज 14 एंड दिस इज 12. तो बच्चों 14 क्या होता है हमारे पास E, और 12 क्या होता है हमारे पास C. Give one benefit of using hexadecimal instead of binary representation. Easy to read, debugging, becomes easy. अच्छा जी, टूज कॉम्प्लीमेंट याद है कुछ? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आप लोग की क्या होती है? नेगेटिव. तो बच्चों आप लोग को टूज कॉम्प्लीमेंट को कन्वर्ट करना है इनटू अ डायनरी. डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है. लिख लें 1 1 1 0 1 1 0 1. so this will be 1 2 4 8 16 32 64 एंड -128. मैंने एक इजी मेथड आप लोगों को बताया है, सारे पॉजिटिव वाले ऐड कर लें पहले. तो 32 प्लस 16, 48 प्लस 7, 55. तो 128 माइनस 55, तो बच्चों योर रिजल्ट विल बी -73. क्योंकि आपके पास नेगेटिव बिट जो है वो माइनस के साथ है, बड़े नंबर के साथ है. तो माइनस आपके पास 73 विल बी द आंसर. मैंने क्या करा, मैंने जो पॉजिटिव नंबर थे उनको एड अप करा. दैट वाज बच्चों 55, और मैंने 128 में से माइनस कर दिया, 73 आ गया. लेकिन सिंस नेगेटिव साइन बच्चों आपके साथ उसके साथ है, बड़े नंबर के साथ है, तो दिस विल बी -73. या सिंपल वर्ड्स के अंदर बच्चों व्हाट यू कैन डू, सारी बिट्स को क्या करें, एड अप कर लें. तो ये भी एक सोल्यूशन है आपके पास. 45 बच्चों इंटू 2 बिट्स कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है. इजी जॉब. 1 2 4 8 16 32 64 एंड -128. सो दिस विल बिकम 32 प्लस 8, 48 प्लस 7, सॉरी 32, ये 40 हो गया, 44 और 1, और रिमेनिंग बिट्स सेट टू 0. ये वर्किंग स्पेस में बच्चों काम शो कर देगा अपना. तो अच्छी बात है, वर्किंग स्पेस आप लोगों को शो करनी चाहिए. और आखिरी सवाल का जवाब बच्चों कोई नहीं देगा हमारे पास. की बात नहीं, वो योर तुम्हारा नाम भूल गया. तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम दे दोगे. कोई अच्छा बच्चा पिक करने दे मुझे. ठीक है, ट्राई करो. ऐसा लग रहा है तुम, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अच्छे बच्चे हो. पता नहीं मेरी फीलिंग शायद सही हो. वो बोले लॉजिकल शिफ्टिंग होती है आपके पास. अगर आप 4 प्लेसेस पॉजिटिव नंबर को शिफ्ट करते हो राइट की तरफ, इस बात का मतलब क्या है? डिवाइड बाय 16. ठीक है, तो बच्चों हाँ, तो आपने बता दिया. राइट शिफ्टिंग is for divide और it will be divided by 16. तो बच्चों 4 प्लेसेस का मतलब, अगर 1 प्लेस है तो 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 2. अगर आपके पास 1 बिट राइट की तरफ मूव की जा रही है, अगर 2 बिट्स हैं
तो डिवाइड बाय 4, अगर 3 बिट्स है डिवाइड बाय 8, और अगर 4 बिट्स है डिवाइड बाय 16, और अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके नंबर्स। और यहां पे बच्चों हमारा ये पेपर जो था एक पूरा हम लोगों ने कंप्लीट करा है। अच्छा जरा अब बच्चों कुछ मैं आप लोग से जनरल एक टॉक करना चाह रहा था। देखिए पेपर 1 ले लें आप लोग या पेपर 2 ले लें, जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना पास पेपर्स की, उतना आप लोग डे बाय डे बेहतर होते रहते हैं। तो आप लोग ये एक अपना, सिर्फ मैं कंप्यूटर साइंस की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूं। जितने ज्यादा आप लोग पास पेपर्स करेंगे उतने ज्यादा आप लोग बेहतर होते रहेंगे। पास पेपर्स करते वक्त बच्चों वर्डिंग का ना, P1 के अंदर बच्चे आते, बच्चे आगे बोलते सर पूरा पेपर जबरदस्त किया, ए स्टार वाला पेपर किया, पूरा पेपर अच्छा हुआ, ए स्टार वाला पेपर किया है, उनका ग्रेड आ जाता है बी या सी आ जाता है। उसका रीजन बच्चों, एक मेन रीजन क्या होता है, एक मेन रीजन क्या होता है उसका, कि आप लोगों ने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया होता है, आप लोग को पता भी होता है, लेकिन आप लोगों ने अपनी थ्योरेटिकल आंसर्स के अंदर ना अपनी वोकैबुलरी को आप लोगों ने थोड़ा सा खराब यूज किया होता है। तो वोकैबुलरी यूज करने का मतलब ये होता है बच्चों, यू नीड टू हिट द कीवर्ड्स। अब अगर मैं इस एक रैंडम सवाल है आप लोगों के सामने, अगर इसमें आप लोग सेंसर का वर्ड यूज करेंगे, कंटिन्यूसली का वर्ड यूज करेंगे, आप लोग एडीसी का वर्ड यूज करेंगे, एक्चुएटर का वर्ड यूज करेंगे, आप लोग प्री सेट या कंपेयर्ड विद थ्रेशोल्ड वैल्यू का वर्ड यूज करेंगे, और ये प्रोसेस रिपीटेडली काम करें, तो आप लोग को इन वर्ड्स के ऊपर ना बड़ा फोकस रखना है। तो सर इन वर्ड्स को हम लोग बेहतर कैसे करें बच्चों, सबसे ज्यादा बेहतर इन वर्ड्स को करने का तरीका ये होता है कि whenever you कोई भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, रीड द मार्किंग स्कीम एज वेल। तो मार्किंग स्कीम से ना आप लोगों को कीवर्ड्स का आइडिया हो जाता है। तो एग्जामिनर अब थोड़ा सर्टेन हो चुका है, लाइक पहले नहीं था, पहले 2000 अगर आप 20 से बैक, कोविड से पहले की बात करें, तो वो आप लोग के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आप लोग को नंबर अवार्ड करता था, लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा आप लोग की वर्डिंग के ऊपर ना स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। तो व्हाट यू कैन डू, आप लोग को कीवर्ड्स के ऊपर फोकस रखना है, पास पेपर्स आप लोग को मैक्सिमम करने। पेपर 1 की बच्चों में एक ऑनलाइन भी वर्कशॉप कंडक्ट करूंगा, उसके अंदर भी बच्चों में कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ने वाला टाइम हमारे पास खत्म हो चुका है। मैं उसके अंदर बच्चों क्या करवाऊंगा, आप लोग को मैक्सिमम हर टॉपिक की आप लोग को 2-2, 3-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा कि जो व्हाट आई थिंक के इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उससे आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ, और आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और आप लोगों को एक और आइडिया हो जाएगा किस तरह आप लोगों को अपने क्वेश्चन सॉल्व करने। सेम पेपर 2 की भी बच्चों यहां पे हम लोगों ने वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, दैट विल बी ऑन 18th मई, और वो लेकिन पूरे दिन की वर्कशॉप होगी हमारे पास। वी विल बी स्टार्टिंग एट 1:30, और वो फिर हमारे पास चलेगी रात 9-10 बजे तक चलेगी, लेकिन वो पूरे दिन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन परफॉर्म करे, परफॉर्म करे, वहां पे हम लोग टॉपिक वाइज परफॉर्म करेंगे। लाइक फंक्शन के अंदर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2D एरेस के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1D एरेस के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हर टॉपिक की हम लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। और ऑफ कोर्स दैट 15 मार्क्स वाला सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के भी हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोग को पता चल जाए भाई कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है और कितनी ज्यादा आप लोगों को इंटेंस प्रैक्टिस करनी है फॉर सर्टेन टॉपिक्स। आज यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाअल्लाह अगली क्लास में आप लोग से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।